आपके में भी पूंजीवादी लोग जी रहे हैं। इतिहास भी है, भूगोल, भारत की वही सब मैटर करने लगी है विश्व स्तर पे। जब तक जीवन लड़ेंगे और छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, उसके मुद्दे पे वोट डालेगा। माफिया को खत्म करने का काम किया भारतीय जनता। पैसा होगा 2000 डीजल भरवाएगा। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा में लोगों के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। ये जो प्रांगण है लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रांगण है और यहाँ के कुछ छात्र भी यहाँ हमें मिले और उन छात्रों से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे इस विश्वविद्यालय के क्या मुद्दे हैं, इस लोकसभा के क्या मुद्दे हैं, छात्रों के क्या मुद्दे हैं और अभी तक की जो सरकार है उससे वो छात्र कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, अगली सरकार से वो छात्र क्या चाहते हैं। ये तमाम ऐसे विषय जिन पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सीधे छात्रों के बीच में चलते हैं। अपना शुभ नाम बताइए। नीलेश मिश्रा। किस उसके स्टूडेंट हैं आप यहाँ? मैं यहाँ एमएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। नीलेश भाई ये बताइए, छात्र के तौर पर आप इस वक्त इस बार जो लोकसभा का चुनाव है आप क्या देखते हैं, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के इस बार युवा जो है वो वोट करने जा रहे हैं? देखिए, अगर एक युवा के तौर पे देखें तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति आई। ये अच्छा लगा कि जो वार्षिक परीक्षाओं में क्या होता था कि विद्यार्थी पूरे साल लगता था कि आराम कर रहा है, और सेमेस्टर प्रणाली आने से बहुत अच्छा हुआ कि विद्यार्थी जग रहा है, उसको हर 3 महीने पे एग्ज़ाम है, प्रेशर है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले 5 साल में एक अच्छा चीज़ हुई है जिससे छात्र काफ़ी खुश हैं। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि जो समय होता है, समय छात्र हैं कि छात्र नेता? माहौल तो पूरा छात्र नेता वाला है ये। अब यहाँ के छात्र जो बना दें, यहीं के क्या शुभ नाम है छात्र, आपका? बिंदवासिनी शुक्ला नाम है। क्या शुक्ला जी किस कोर्स में हैं आप यहाँ? यहाँ पे मैं रक्षा विज्ञान में MA प्रथम वर्ष है। रक्षा विज्ञान, क्या पढ़ाई होती है रक्षा विज्ञान में? रक्षा विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है और रक्षा के संबंध में जितना जो बजट आता है, जो भी भारत जो उन्नत कर रहा है उसको लेके हर एक चीज़ उसमें सबका समीकरण एक तरीके से मेल जोल है ये विज्ञान। और इसके जो हमारे टीचर प्रोफेसर हैं वो भी विश्वविद्यालय के जानी मानी हस्ती कौन है प्रोफेसर? OP शुक्ला जी हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए शुक्ला जी आप पहले कि इस बार छात्रों के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात तो उन्होंने रखी, और छात्र किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के अपने दिमाग में रखते हैं, किन मुद्दों को जब वो वोट देने जाएंगे तो क्या चीज़ सोचेंगे? देखिए, छात्र सबसे पहले ये देखेगा कि हमारे देश का विकास हो रहा है लगातार, और राष्ट्र जो है एक तरीके से फिर से जो विश्वगुरु भारत था उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए हर एक छात्र का कि सर्वप्रथम अपने राष्ट्र को देखें। अभी कल ही महापुरुष महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन अपने देश से स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जो लोग आज कहते हैं कि 2 रुपये कुछ महंगा हो गया, तो उसका अब ये देखिए उसका बजट कहाँ जा रहा है। देश को सशक्त करने के प्रति ही उसका जो बजट है उसका उपयोग कर रही है देश। पहले बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं होते थे जवानों के पास, आज बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं। मतलब जो महंगाई बढ़ रही है उसका खर्चा सही जगह लग रहा है। सही जगह लग रहा है, देश की उन्नति के लिए लग रहा है। हम इसका लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। महंगाई पे अभी आपने कहा तो हम लोग इकोनॉमिक्स में एक चीज़। पहले तो शुभ नाम बताइए। मैं अमन दुबे हूँ और यहाँ से परस्नातक का छात्र हूँ। अच्छा। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, परंतु हर तो राजनीति विज्ञान, तब तो आप कुछ बताइए राजनीति पर, कैसी चल रही है राजनीति, क्या माहौल है राजनीति? विश्व पटल पे जिस हिसाब से भारत का कद बढ़ा है, G20 अभी हमने देखा गत वर्ष की, भारत को कैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है कि भारत की वॉइस अब मैटर करने लगी है विश्व स्तर पे। पहले भारत को देखा जाता था कि या तो इस पाले में रहेगा या इस पाले में रहेगा, और वो आवाज़ क्या है विश्व पटल पर लोगों के कानों तक पहुंच नहीं रही थी। आज के समय में लोग सुनना चाहते हैं, चाहे वो गाज़ा पट्टी और इजराइल का मामला हो, चाहे वो US यूक्रेन का मामला हो। आज अमेरिका भी देख रहा है भारत की ओर कि भारत का क्या पक्ष होगा इस पे, और भारत सशक्त रूप से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी भारत की बढ़ी है, एक्सेप्टेंस बढ़ी है भारत की। और भारत के पीछे एक चीज़ हम बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, हमको जब राजनीति विज्ञान में एक चीज़ होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं कुछ, और जो अभी डेवलप कर रहे हैं डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम थर्ड वर्ल्ड करके तीसरा वर्ल्ड कहकर उसको संबोधित करते हैं। तो ऐसी कंट्री जो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, जो ये साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ये भारत को आज अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रही हैं। तो ये जो भारत का कद बढ़ा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का की देन है कि भारत की ओर आज सब कोई देख रहा है। भारत का क्या स्टैंड होगा इसका फॉलो करने वाले लोग बढ़ गए हैं। आज कई देश हैं जो भारत की ओर देखते इंतजार करते हैं कि भारत इस पर क्या पक्ष रखेगा। तो जब भारत का पक्ष आता है तब वो उस लाइन पे कि जैसे नैम का शुरुआत नॉन
अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत भारत ने की, तब भी कुछ देश थे कि जो भारत के समर्थ थे। आज के समय में भारत मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहा है कि हमको एक लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कि हमें ये नहीं है कि यूएस गुस्सा हो गया तो अब हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहे। भारत मल्टी अलाइनमेंट कर रहा और वो मल्टी अलाइनमेंट का नेतृत्व करता भारत है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत किसी के पीछे नहीं खड़ा है। आज के समय भारत पंक्ति में सबसे आगे खड़ा है, जिसके पीछे तमाम देश उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस बार जब युवा वोट करने जाएगा तो उसके मन में ये जो आप बातें कह रहे हैं, जो भारत एक तरीके से विश्वगुरु के तौर पर उभर रहा है, ये तमाम विषय होंगे या कुछ और मूलभूत सुविधाएं जो छात्रों को चाहिए, युवाओं को चाहिए, क्या वो लगता है कि वो सब कुछ सही है या उसमें कुछ? मैं आऊँगा, मुझे बताइए। अच्छा, आप शशि प्रकाश मिश्रा, मैं स्नातक का छात्र हूँ यहाँ पे। विगत 3 महीने पहले मैंने यहाँ 20 दिन धरना दिया था और 4 दिन भूख हड़ताल किया था। आप मेरे शरीर से अंदाजा लगा सकते हैं, मैं बहुत खाते पीते परिवार के, मेरे परिवार में सब 50 किलो 60 किलो के ऊपर वजन है। 4 दिन साहब। आपका वजन कितना है? मेरा वजन तो मुश्किल से 40 किलो होगा, 40-38 किलो। तो ये जवानी क्यों खपा रहे हो? जवानी खपा रहे छात्र संगठन के लिए, छात्रों हित के लिए। जब यहाँ छात्र उसका एक नंबर से लेकर जब 5 नंबर तक भटकता है वो, तो कोई विश्वविद्यालय उसको देखने वाला नहीं रहता। केवल हम जैसे आम छात्र जो खड़े हैं देखने वाले होते हैं। अगर हमारा छात्र संघ होता, हमारा छात्र संघ अध्यक्ष होता, हमारा छात्र संघ महामंत्री होता, तो हमारी आवाज़ सदन में उठाता वो, हमारी बात करता वो। तो आपको क्या लगता है छात्र संघ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ऊपर के लोग, जो कुछ कमियां हम में भी हैं, कुछ कमियां जो ऊपर के हमारे एज अ बड़े भाई हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी गद्दी पे आके हमारा कोई बैठे। मतलब कोई नया आदमी, कोई नया नेता निकले, ये बात बिल्कुल, कौन चाहेगा? नहीं, आज के समय में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे हम लोगों ने अभी धरना दिया, 209 दिन अभियान चलाया छात्र संघ को लेके। 209 दिन लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके संबंध जितने महाविद्यालय हैं उसमें अभियान चलाया, हस्ताक्षर कराए, सब कुछ कराया। उसके बाद नहीं कुछ बात बनी तो यहाँ 20 दिन धरना बैठे, इसमें 4 दिन भूख हड़ताल रही, 11 लोग बैठे थे उसमें। ये धरना कैसे खत्म हुआ? धरना खत्म हुआ, उन्होंने हमारी एक मांग थी पहले छात्र संघ की डेट करे, तो उन्होंने कहा कोर्ट में रिकॉल है वगैरह वगैरह का झांसा देते रहे। फिर हमने कहा लिखित रूप से आप हमको दीजिए कि छात्र संघ कराने, अगर वहाँ कोर्ट से अगर आदेश होता है तो छात्र संघ कराने में हमको कोई त्रुटि नहीं होगी। फिर उन्होंने जूस पिलाया। उसके बाद ऐसा षड्यंत्र रचा, साहब मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मेरी 2 परीक्षाएं रोकी गई थी, हमें 11 दिन भूख हड़ताल था, 5 दिन भूख हड़ताल था और 20 दिन जो धरने का मैं मुख्य उसमें समझ लीजिए व्यक्ति था, उसमें मेरा एडमिट कार्ड और 2 परीक्षाएं मेरी छूटी। तो जब तक जीवन है, जब तक कहते हैं ना कौन सो कांच कठिन जगमाही, जब तक जीवन है लड़ेंगे और छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। पर छात्र संघ खत्म हुए लगभग 2 दशक होने जा रहा है। 2005 में आखिरी हमने कहा कि मैं कम से कम वो बालक तो हूँ, वो व्यक्ति तो हूँ कि जो छात्र संघ की बात कर रहा हूँ। उन गूंगों से, उन बहरों से तो अच्छा हूँ कि जो अपना मोबाइल निकालते हैं और गूगल पे टाइप करते हैं छात्र संघ बहाल करो, कॉपी करते पेस्ट करते। वैसा नहीं हूँ, लड़ने वाला छात्र हूँ, मरते दम तक लड़ूंगा। जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात हमारा संविधान करता है, और जो हमारे संविधान निर्माता थे जिन्होंने ये ख्वाब देखा, जो इंडिया है, हम लोग इसको बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया जब ये पनप रहा था, भारतीय सभ्यता तो बहुत पुरानी है, परंतु ये जो नव भारत हम देख रहे हैं, इसकी जब परिकल्पना की जा रही थी तो उसके लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई कि सत्ता व्यक्तियों के हाथ में हो, जो जनता है उसके हाथ में हो। तो जब विकेंद्रीकरण की बात की जाती है, जिसकी बात हमारा संविधान भी करता है, तो सत्ताधीशों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हर तबके के लोगों को, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो गरीब हों, दलित, वंचित, शोषित, प्रताड़ित, किसान, मजदूर, किसी भी समाज से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों, उनके हाथ में नेतृत्व पहुँचाया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन होगी पावर की, तभी चीज़ें बेहतर हाँ, क्या है, जब नेतृत्व आप पायदान के आखिरी व्यक्ति को देंगे, जैसे लोहिया की बात मैं करूं, लोहिया जी चौखंबा मॉडल उन्होंने दिया कि जो बात कर, गांधी का ग्राम स्वराज है, नेहरू का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब जो विषय हैं, इसमें आखिरी पायदान में व्यक्ति को उसके हाथ में सत्ता देने की चीज़ें हैं। जो आप बातें कह रहे हैं ये तो सबने किताबों में पढ़ी हैं, चीज़ें हैं, पर आपको क्या लगता है वो कमियां कहाँ हैं? मतलब 2005 में आखिरी चुनाव हुआ, 2024 चल रहा है, लगभग 2 दशक पूरा होने जा रहा है। विश्वविद्यालय नहीं चाहता, सरकारें नहीं चाहती, कौन नहीं चाहता? ये मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा, फिर इस विषय पे आ जाऊंगा कि जो ये छात्र राजनीति है, ये विपक्ष की राजनीति है। क्या है कि जब ये छात्र आंदोलन की जब आप इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब सत्ता ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का प्रयास किया है, तब तब छात्रों ने समाज का नेतृत्व किया है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जो इमरजेंसी का दौर था, आपको याद हो या ना हो, जेपी का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत छात्र आंदोलन, गुजरात में हॉस्टल की फीस की वृद्धि हो गई थी, वहाँ से चालू। और सोचिए कि प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था उस आंदोलन के सामने। तो सरकारों की मंशा नहीं है, वो डरते हैं, इतिहास खुद सरकार नहीं चाहती। सरकार, प्रत्येक सत्ताधीश, कोई भी विचारधारा ऐसी नहीं है जो
अंदर अंदर सब चाहेंगे, लेकिन कोई विचारधाराएं भले बात कर लें कि हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनके बोलने में और उनके कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। मतलब विचारधारा से मैं ये समझूं कि जो आपकी विचारधारा है, किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग जब विश्वविद्यालय में रहते हैं तो वो शायद इस बात को चाहते हैं, पर अगर वो एक शीर्ष पर पहुंचते हैं तो वो शायद वो चीज़ वो अपनी क्या है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो सेफ्टी तलाश करता है, ऐसा हॉब्स कहते हैं कि हॉब्स हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन सेफ्टी तलाश करता है। तो जब व्यक्ति को कुर्सी मिल जाती है तो वो चाहता है कि कुर्सी पर बना रहे। ऐसे ही बात मैकियावेली भी कहते हैं कि राजा वही संपन्न होता है, वही अच्छा राजा होता है जो अपनी शक्तियों को नित बढ़ाता रहता है। तो शायद मैकियावेली से ये लोग कुछ सीख लिए हों कि कुर्सी बनी रहे। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? अपना पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सूरज त्रिपाठी है और मैं LLB का छात्र हूँ। अच्छा। और छात्र संघ बहाली का सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है समाज के लोगों को, कि जो एक छात्र होता है वो एक निचले स्तर से काम करके आगे बढ़ता है, तो ज़मीनी स्तरों की चीज़ों को समझता है, बेहतर तरीके से समझ सकता है, तो लोगों को अच्छे तरीके से और काम करने का मौका मिलता है। और अगर आप ऊपर बैठे लोगों को ही सीधे बनिया के तौर पे कुछ चीज़ों लेकर के, कुछ चीज़ों को आदान प्रदान करके, टिकट दे करके आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे वो लोग पहले अपनी ही चीज़ों को भरने का प्रयास करते हैं, जो कि एक बेहतर समाज के लिए अच्छा नहीं है। पर ये बताइए, इस बात का मतलब ये छात्र संघ चुनाव की बात तो है ही है, पर इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, क्या उस लोकसभा के चुनाव में ये छात्र संघ चुनाव कहीं से कोई मुद्दा है? उस मुद्दे से इतर और क्या छात्रों के मुद्दे? लगातार जो है हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार, जितने भी हमारे छात्र भाई लोग हैं, निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं और धरना भी दिया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर के, और ज़रूर इसका असर दिखेगा। असर दिखेगा। आपका जाएगा। देखिए, मेरा नाम कृतांश तिवारी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में BCom द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और मैं ये कहना, कपड़ा लगता है एकदम नेताओं टाइप का माहौल बनाया हो क्या हुआ? आप जो मान लें देखिए, यहाँ पे लोकसभा चुनाव, मतलब छात्र संघ हो नहीं रहा है लेकिन माहौल पूरा है नेतागिरी का। तो आप जो मान लें देखिए, यहाँ पे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो बेरोज़गारी और लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके मुद्दे पे, चाहे वो RO ARO हो, यूपी पुलिस भर्ती हो, चाहे वो हाल ही में 2-4 दिन पहले नीट का पेपर हो, उसके मुद्दे पे वोट डालेगा। और मतलब पेपर लीक एक इशू होगा इस बार? बिल्कुल होगा। जो पेपर दे रहा है विद्यार्थी, उसको एज लिमिट होती है, उसमें रिलैक्सेशन भी नहीं मिल रहा, उसका पेपर रद्द हो जा रहा है, उसका भविष्य कहाँ जा रहा है? और सबसे ज़्यादा पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो इसी सरकार में हो रहे हैं। देखिए, और सबसे इसी विश्वविद्यालय में मैं बता रहा हूँ कि जो MBA के छात्र हैं, जो 81,000 रुपये प्रति माह जो है प्रति सेमेस्टर फीस देकर आ रहा है, उसी को ये विश्वविद्यालय 9,000 रुपये प्रति महीने की जो है रोज़गार देकर कहता है कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट है। आप क्या दे रहे हैं? प्लेसमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बरगलाया जा रहा है, ऐसा कहते हैं। जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम है? आलोक मिश्रा। किस कोर्स में है? यहीं से ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा जी। एकदम माहौल लेकिन नेताओं वाला है। वही की तैयारी चल रही है। नेतागिरी की तैयारी है? जी जी। कहाँ से? कौन विधानसभा? सलेमपुर है। सलीमपुर है जी। क्या माहौल है इसमें विश्वविद्यालय का? विश्वविद्यालय का माहौल एकदम भगवामय है। भगवामय है। जी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी युवा हैं, यहाँ के छात्र सभी भाजपा के पक्ष में वोटिंग कर, जो वोटर हैं वो भाजपा के पक्ष में ही वोटिंग करेंगे। जी। पर यूथ का मुद्दा क्या, मतलब भगवा में तो एक अलग विषय होगा, यूथ का मुद्दा क्या, किन इश्यूज़ को लेकर के छात्र संतुष्ट है, किन इश्यूज़ को लेकर के वो चाहता है कि वो चुनाव जब वोट करे तो जो सरकार आए वो यूथ के पक्ष में वो काम करे? यूथ के मुद्दे क्या है? विकास, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा, और एक और मुद्दा रहेगा जो हर चुनाव में क्या बोलते हैं, आम मुद्दा हुआ करता था, बिजली, सड़क, पानी, उसको इस सरकार ने ख़त्म किया है। तो वो मुद्दा छात्र उसी मुद्दे पर वोट करेंगे। और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था क्या हुआ करती थी। 2012 से 2017 के बीच में सपा की सरकारों में 1000 से अधिक दंगे हुए, और इस सरकार में कोई नाम नहीं। ऑर्डर अच्छा है जी। माफिया, यहाँ माफिया को ख़त्म करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल। तो माफियाओं को ख़त्म करने का काम बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम बताइए? परमजीत, PhD फिजिक्स से कर रहा हूँ, और PhD कर रहे हैं? मैं मूल रूप जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा। और जहाँ तक भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आप पिछले 2019 के बाद अगर जम्मू एंड कश्मीर के पूरी डेवलपमेंट देखेंगे तो आप कहेंगे कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर बदल दिया है सरकार ने, और बहुत बेहतरीन काम किया है। आर्टिकल 370 एक बड़ा मुद्दा आप मानते हैं उसको? हाँ, आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसको समाप्त करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए और जो सिक्योरिटी सिचुएशन उन्होंने रखे वो काबिल तारीफ़ हैं, और मैं उसकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ। और मुझे लगता है
कि इस बार भी सरकार को भारी बहुमत से मैंडेट ये मिलना तो चाहिए। नेशनल इश्यूज हो गए। मैं छात्रों के इशू पर बात करूं, छात्रों के क्या मुद्दे हैं, छात्र क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें छात्रों की बेहतरी के लिए हुई हैं इस सरकार में, अगली सरकार क्या छात्रों की बेहतरी के लिए करे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने छात्रों की बेहतरी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जॉब्स वगैरह में, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने हर साल जो है जॉब्स प्रोवाइड किए हैं युवाओं के लिए, और कुछ मुद्दा कहा कि तो पेपर लीक जैसा इशू उन्होंने उठाया, पेपर लीक जैसा इशू आपको लगता है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, या पेपर लीक जो हुआ उससे कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है? देखिए, पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए। ये किसी की भी सरकार हो, जो भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी और की भी हो, वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ऐसा व्यवस्था रखनी चाहिए, या सरकार को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो, और कोई भी नौकरी हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो तो वो एक फेयर हो, ताकि एक आम आदमी जो है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके नौकरी ले। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में जैसा हुआ करता था, धांधली हुआ करती थी, अपनी मर्जी से पूरी भर्ती हुआ करती थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि युवा जो है वो निराश होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित ही समस्याएं आई हैं, जो विगत कुछ दिनों में पेपर हुए उसमें समस्याएं आई हैं, लेकिन सरकार की मंशा जब आप देखेंगे तो जितनी पारदर्शिता से पेपर कराने में ये सरकार तत्पर है, शायद ही कोई सरकार तत्पर हो। पहले के समय में जब आप वापस जाएंगे, सरकार अपनी तरफ से एफर्ट कर, हाँ, मंशा उनकी स्पष्ट है। स्पष्ट है। आप आएंगे देखिए, स्पष्ट रूप से जतीश का नाम है, जो लोकसभा के हम लोगों के जो मुद्दे हैं तमाम रूप से, भारत का युवा देखना चाहता है अपने देश को एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार चीज़ें देखी गई हैं। हम लोग ऐसे तमाम जड़ बने हुए मुद्दों को, जिनको 7 दशकों से हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आज जाके ऐसे तमाम मुद्दे जिनको किसी नेता को टच करने की हिम्मत नहीं थी, उनको सॉल्व कर दिया गया था। एग्जाम्पल के लिए धारा 377 हो गया, राम मंदिर जैसे निर्माण हो गए, अन्य तमाम समस्याएं। एक परीक्षा लीक का मुद्दा लगातार आता है। तो जब व्यवस्थाएं एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पे जब शिफ्ट हो रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं 19-20 होता है। एग्जाम्पल के रूप में, आज से शायद सपा सरकार में या बहुजन की सरकार में मेरिट के आधार पे नौकरियां दी जाती थीं, और हाई स्कूल और इंटर के बेस के शायद रिजल्ट के अनुसार पे। तो जब एक शुरू के ही एक भूमिगत चीज़ों पे ही जब धांधली हो जाती थी, उन्हीं पे इतनी ज़्यादा नंबरिंग कर दी जाती थी, और उसके बाद में जब पुलिस आर्मी वगैरह की वैकेंसीज आती थी, रनिंग मतलब इतना परीक्षाओं का इतना स्टेटस नहीं था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिपालन किया जा रहा है। प्रवक्ता की तरह तुम क्यों बोले, एकदम प्रवक्ता हो गए भारतीय जनता पार्टी। नहीं, प्रवक्ता नहीं, एक जो छात्र होता है ना वो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे इशू आप बताइए। ये जिस सरजमी पे खड़े हैं आप, इस सरजमी में आपने बताया छात्र संघ 2 दशकों से नहीं बंद है। इसमें लुआक्टा जो है शिक्षक संघ है, और लूटा जो है कर्मचारियों का संघ है। दोनों चुनाव हर वर्ष भर्ती वर्ष मतलब होते रहते हैं। लेकिन आप सभी के चैनल के माध्यम से एक भावुक अपील है कि जो भी हमारी आवाज़ एबीपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जितने लोग हैं सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ सदन में उठाई जरूर, और छात्र संघ जरूर बहाल कराइए। उसी छात्र संघ की भूमि से निकले रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान का तख्ता पलट दिए हैं। अब आने वाले समय में भविष्य है, मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसी तो लोग डर रहे हैं, वही नर्सरी है, वही नर्सरी है। फिर वही कहेंगे कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जवाना चलता। क्या बात है, क्या बात। कुछ और इशू आएंगे, आप पर भी आएंगे। पहली बात तो क्या नाम है? जी, मेरा नाम शक्ति दुबे है, मैं बीए 3rd ईयर का हूँ, और लखनऊ विश्वविद्यालय के एबीवी का भी उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, एबीवीपी से हैं, तो फिर आप एक जो मौजूदा वो है, मैं उसी पर बात करेंगे। पर फिर भी छात्रों के इश्यूज़ क्या है, मैं उस पर जानना चाहूँगा। क्या लगता है छात्रों के क्या इश्यूज़ हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर छात्र इस बार वोट करने जाएगा? छात्रों के, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा छात्र संघ बहाली ही है, ठीक है ना। ये सारे विश्वविद्यालयों में, अगर अब पर्सनली हम उसकी की जाए, ठीक है ना, और वैसे विश्वविद्यालय के इश्यूज में देखें तो हम लोग का जो है बाकी सब ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पे ही काम करती है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ चुनाव लड़ना है। कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए भाई साहब, अपना पहले तो शुभ नाम बताइए। अतुल कुमार शुक्ला। किस कोर्स में है यहाँ? अभी तो पास आउट हो चुके। अच्छा, पास आउट हो चुके हैं, छात्र हैं ना अभी? छात्र मतलब अभी नौकरी कोई उम्र नहीं। जी बिल्कुल, आजीवन पढ़ सकते हैं। तो छात्र तो आजीवन है, कुछ ना कुछ सीखने को जब मिलता युवाओं है। के, अच्छा बताइए, युवाओं के इस बार मुद्दे क्या हैं? युवा क्या सोच करके इस बार चुनाव में जा रहा है, क्या सोच करके वोट डालेगा? पिछली की जो मौजूदा सरकार है, क्या उसके काम अच्छे हैं, बुरे हैं? क्या नई सरकार से अपेक्षा है? नई सरकार से यही अपेक्षा है कि रोजगार देंगी, बेरोजगारी कम होगा, महंगाई जो चल रही है चरम पे, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार जो चल रहा है
मुंह का भ्रष्टाचार चल रहा है कि जब तक आप कह रहे हैं महंगाई, आपके साथी कह रहे थे कि महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि अच्छी जगह उसका पैसा लगाया जा रहा है, इसलिए महंगाई हो रही है। देखिए अपनी अपनी सोच है, लोग अपनी अपनी सोच के व्यक्ति हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2000 रुपया डीजल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम भरवाएंगे। तो जिसके पास पैसा होगा 2000 डीजल भरवाएगा, जिसके पास भोजन का पैसा नहीं है वो भूखे तो मर रहा है ना। किसान तो कह रहे हैं किसान की आय दुगनी की जा रही है, उसके बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है ना। और सरकार जो राशन दे रही है, राशन 5 किलो राशन ऐसा तो नहीं कि पहली बार मिल रहा है, इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकार भी राशन देती थी। आप अगर ये कह देंगे, सिर्फ इतना ही कह देंगे कि यही सरकार राशन दे रही है, यही सरकार सुविधा दे रही है, इसी सरकार में जीना सिखाया, इसी सरकार में गरीबों का कल्याण हुआ, तो ये मुनासिब नहीं होगा। सब लोग ने अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा काम किया, ये इनको भी अच्छा काम करना चाहिए। कई जगह पे विफल है। 5 किलो राशन से अच्छा है कि कुछ रोजगार दें, बेहतरीन हो। हमारी तो ये मांग है। आपको बाकी आप तो रोज मतलब रोजगार एक बड़ा इशू रहेगा। नहीं, रोजगार है ही। देखिए ना कितने पेपर्स हुए, सारे लीक हो गए। हर एक चीज लीक ही हो रहा है, सरकार भी लीक ही हो रही है। आप एक चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय मतलब आप सपा से जुड़े हुए जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे एक ध्यान इंगित किया। अच्छा, यहाँ विश्वविद्यालय में सब लोग किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं। ये समाज राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है भाई साहब। आप भी कारपोरेट जगत से जुड़े हुए आदमी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप इंडिविजुअल हैं। आप इंडिविजुअल अगर कोई अपने चैनल के माध्यम से पत्रकारिता करते तो मैं समझता, लेकिन आप भी अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप भी नहीं, आप अपना चैनल बनाने के बाद भी आप उस कारपोरेट के हिस्सा हो गए। तो कॉर्पोरेट और राजनीतिक दोनों चीजों में आजकल राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं वो कारपोरेट ही है। कौन? मीडिया हाउस ही तो चला रहे हैं राजनीति को। आप अगर चाहेंगे तो मेरी बात रखेंगे। आपका जो इशू है बिल्कुल रखा जाएगा। मेरा एक सीधा एक चीज बस इतना कहना है कि लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भरे मंच पे सभाओं से कई लोगों का नाम लिया है कि ये भ्रष्टाचारी हैं। आज आप ये मानिए या स्वीकार कीजिए कि पूरी जो इस समय की बीजेपी है 90% कांग्रेस है इस समय। आप ये मानेंगे? आप हमें भ्रष्टाचारी कहते कहते हमारे दल के भ्रष्टाचारियों को लेके आप उनको चुनाव लड़वा जितवा हरवा रहे। आप बता रहे हैं आपके यहाँ जा रहे हैं पाक साफ और साफ हो जा रहे हैं। ठीक, पहली बात ये हुई। आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा? कल तो उन्होंने अडानी अंबानी के बारे में बोल दिया। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ईडी और सीबीआई जो जांच होगी उनके ऊपर होगी। अगर नहीं होती तो चलिए वो राजनीतिक बयान था। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कई सांसद कुकृत्यों में लिप्त पाए जा रहे हैं। कुकर्मों में कृत्य छोड़ दीजिए, कर्म है उसको कुकर्म ही कहा जाएगा, लिप्त पाए जा रहे हैं। यहाँ से चले जाइए कर्नाटक, वहाँ भी लिप्त। देखिए कोई एक घटना होती है तो उसको माना जाता है कि जाने अनजाने या व्यक्ति, लेकिन घटना की अगर पुनरावृत्ति होती है तो माना जाएगा उस तरीके की मानसिकता के लोग आ रहे हैं समाज में, इस तरह के लोग चल रहे हैं। आप ये मानिए चाहे ना मानिए, राष्ट्रवाद की आड़ में इस सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, रोजगार हो, ये सब चीज़ को छुपाया जा रहा है। देखिए ना, राष्ट्रवाद को मुद्दा बना करके बाकी इश्यूज को कवर किया जा रहा है। और ये जान रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे लिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय सचिव, मेरे लिए प्रभु श्री राम आस्था के विषय हैं। मैं पूजा करता हूँ, मेरी धार्मिक आस्था मैं मानता हूँ, मैं जाता हूँ अयोध्या मंदिर में भी जाता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ। मेरे लिए आस्था का विषय, मेरे लिए राजनीतिक विषय नहीं है प्रभु श्री राम कि मैं प्रभु श्री राम को राम के नाम पे मैं वोट मांगूं। ये मेरी ना मैं कभी जीवन में मांगूंगा ना मांग पाऊंगा। हाँ, अभी ये कहेंगे कि प्रभु श्री राम और सारी चीजें, मैं कह रहा हूँ कि ये बनाया तो कोर्ट ने है, बोले चाहे जो कोर्ट भी बनाया, कोई भी। अब बाद में कई लोग तो ऐसे अंधभक्त हैं जो बताएंगे या जिनके ऊपर चद्दर चढ़ा है। जो मोदी जी वाला चश्मा जिस दिन युवाओं के ऊपर से हटेगा उनको उतना अपना बेचारगी समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आजकल युवा नेता ये बताइए, पूंजीवाद का जमाना चल रहा है, लोग कह रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी पार्टी पूंजीवादी। आपके में भी पूंजीवादी लोग जी रहे हैं, जिसके पास फॉर्च्यूनर है, गाड़ियों का काफिला, वही विधानसभा लोकसभा। आप ये बताइए, क्या आपको कैसरगंज से, या छोड़ दीजिए कैसरगंज छोड़ दीजिए, एक उदाहरण ऐसे कई जातिवादी पारिवारिक उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में, किसी भी दल में, क्या उससे अच्छा सशक्त कार्यकर्ता उस जिले में नहीं मिला? क्या उस जिले में उससे बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिला? मैं अपनी भी पार्टी को कटाक्ष कर रहा हूं। जो आरोप लगाए जाते हैं वो आरोपों पर मतलब पार्टी खुद पर भी नहीं कहीं ना कहीं उतर रही खड़ी। अगर आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप भी उसको, इनका भी पक्ष ले लेते हैं। आपके जवाब ले लेते हैं। मेरा पक्ष छात्रों का पक्ष है, मेरा कोई ऐसा राजनीतिक पक्ष नहीं है। जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरे के यहाँ पत्थर नहीं चलाते। सांगठनिक ढांचा सही करने की बात सपा वाले तो कम से कम ना सिखाएं। जातिगत आधार पर बनी हुई पार्टी, राजनीतिक कोई मतलब, अब मैं छात्रों के इश्यूज पर जो हाँ, छात्रों के इश्यूज पे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, इस बात को ख़त्म करके कि छात्रों का जो एक इशू, जो सच इशू है, जो बड़ा इशू है, वो है फीस वृद्धि।
सरकारों ने इस फीस वृद्धि का जो ये मामला है इसको एकदम नकार दिया है। आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे एक नॉर्मल बीए करने का आप एमईटी चले जाइए 1.5 लाख 2 लाख रुपए सेमेस्टर लग रहा है। तो इस पर नकेल कसने की सरकारों को ज़रूरत है। जो संविधान नीत हमारे अधिकार हैं, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हम बात करते हैं जब संविधान की बात होती है, तो उस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। वेलफेयर स्टेट जब आप कह रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य, तो आपको स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य आप प्राइवेटाइजेशन देखिए कि स्वास्थ्य में क्या स्थिति है। अगर किसी को अपना इलाज कराना हो तो वो अच्छे से इलाज नहीं करा सकता अगर गरीब हो। सरकार उसमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया दे रही है, फिर भी क्या सरकार प्राइवेट सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो मान्य हैं? नहीं है। तो भूमिगत एकदम भूमि पे सारी चीज़ें अभी शायद नहीं पहुंच पाई हैं। प्रयास किया जा रहा है और उन प्रयासों को और तेज़ करने की ज़रूरत है सरकारों को। और फीस वृद्धि की बात रही तो इस पर तो नकेल कसने की ज़रूरत है। चाहे वो नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जिस तरह की लूट मची हुई है कि आदमी 11-12 की फ़ीस 1.5 लाख 2 लाख रुपये दे रहा है, तो ऐसे में कहाँ शिक्षा हर किसी तक पहुँच पाएगी? जब तक मौजूदा जो भी सरकार है उससे आप ये अपेक्षा करते हैं या उससे ये डिमांड है कि मतलब वो कम से कम जो फीस स्ट्रक्चर है उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसे। और ये शिक्षा माफिया जो बने हुए हैं कि आप जिनके यहाँ फॉर्म डाल देते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो डिग्री कॉलेज 5-5 10-10 डिग्री कॉलेज हैं, उनके यहाँ बच्चे बस पेपर देने जा रहे हैं। ऐसे शिक्षा माफियाओं पे आपको नकेल कसनी होगी। अगर आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक, तो बिना शिक्षा व्यवस्था को और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारे हुए आप एक सशक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, एक शिक्षा व्यवस्था बिना सुदृढ़ किए एक सशक्त भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से जो हमने बातचीत की उसमें अलग अलग इशूज़ पर उन्होंने बात रखी, पर सबसे बड़ा मुद्दा कि छात्र संघ बहाली हो, जिससे उनकी जो आवाज़ है वो विश्वविद्यालय से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ उठा सकें। इसके साथ साथ छात्रों से जुड़े हुए अलग अलग इशूज़ पर उन्होंने मुखर होकर के एबीपी लाइव से अपना पक्ष रखा। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।